हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमारी चैप्टर रीडिंग जो है हमने कंप्लीट की थी आईसी रिवर ऑन पेज नंबर 76 पैराग्राफ 3 थर्ड लाइन। द ट्रैक मूव्ड अवे फ्रॉम द आईसी रिवर लेबरिंग थ्रू स्टीपर स्लॉप्स दैट स्पॉटेड बिग रॉक्स डॉप्ड विद पैचेस ऑफ ब्राइट ऑरेंज लाइकेन। डॉप्ड का मतलब होता है किसी चीज़ पर किसी दूसरी चीज़ को अटैच कर देना, इस तरह से फैलाकर देखने में ऐसा लगे जैसे वो चीज़ चिपकी हुई है किसी सरफेस पर। तो अभी तक वो आईसी रिवर जो थी, जो आइस जैसा पाथ था जिससे अब उनका रास्ता अलग हो गया था आईसी रिवर के किनारे से, अब वो थोड़े दूर होते जा रहे थे और आगे जाकर उनकी जो स्लोप थी वो थोड़ी सी फिर से जो ढलान है या जो चढ़ाई होती है खड़ी चढ़ाई पर फिर से वो आगे बढ़ते जा रहे थे और आगे बड़ी बड़ी चट्टानें थी और उन चट्टानों के सरफेस पर इन्हें ब्राइट ऑरेंज चमकीले ऑरेंज कलर के जो लाइकेंस हैं, एक काइंड ऑफ प्लांट इट इज़। ये प्लांट्स जो हैं उस रॉक के सरफेस पे इन्हें चिपके हुए दिखाई दे रहे थे। Beneath the rocks, hunks of snow clung on in the near permanent shade. उन रॉक्स के नीचे की तरफ, हंक का मतलब होता है बहुत ज़्यादा ढेर हो जाना, किसी चीज़ का इकट्ठा हो जाना। वहाँ पर जो चट्टानों के निचले हिस्से थे उनके निचले हिस्सों पर बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े जो हैं वो लगे हुए थे, क्योंकि बर्फ़ ज़्यादा हो जाती है तो वो अटैच थे बर्फ़ के टुकड़े उनके साथ। और देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बर्फ़ वहाँ परमानेंट रहती है। आई फेल्ट द प्रेशर बिल्डिंग अप इन माई ईयर्स। अब नरेटर कहता है कि उसे अपने कानों में जैसे जैसे वो ऊपर जा रहे थे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो रहा था, तो नरेटर को अपने कानों पर दबाव महसूस हो रहा था। जैसा कि नॉर्मली होता है कि कई बार हम बहुत ज़्यादा हाइट पर चले जाते हैं तो हमें ऐसा लगता है जैसे हमारे कानों पर प्रेशर बढ़ रहा है, ऐसा फील होता है जैसे कान बंद हो गए हैं। हेल्ड माई नोज स्नॉटेड एंड क्लियर दैम। तो नरेटर क्या करता है, अपनी नोज़ को दबाता है थोड़ा सा, अंदर से तेज़ी से अपने अंदर की हवा को इकट्ठी करता है और उसे बाहर निकाल कर अपने कानों को साफ करने की कोशिश करता है। वी स्ट्रगल्ड राउंड अनदर टाइट बैंड एंड सेटन स्टॉप्ड। उसके बाद हमें फिर से एक तीखा मोड़ लेना पड़ा और सेतन ने गाड़ी रोक दी। ही हैड ओपनड हिज डोर एंड जम्प्ड आउट ऑफ हिज सीट। सेटन ने गाड़ी रोककर दरवाज़ा खोला और अपनी सीट से वो बाहर उछलकर आ गया। बिफोर आई रियलाइज वट वॉज गोइंग ऑन। मुझे समझ में नहीं आया क्या हो रहा था। स्नो सेट डैनियल एज ही टू एक्साइटेड एग्जिटेड द व्हीकल। डैनियल ने उत्साहित होते हुए व्हीकल से बाहर निकलते हुए कहा, बर्फ, लेटिंग इन अ ब्रीथ ऑफ कोल्ड एयर एज ही डिड सो। जैसे ही डैनियल दरवाज़ा खोलकर गाड़ी से बाहर निकला तो दरवाज़ा खोलने के साथ ही ठंडी हवा का झोंका अंदर आया। अ स्वाथ ऑफ द वाइट स्टफ ले अक्रॉस द ट्रैक इन फ्रंट ऑफ अस। स्वाथ मीन्स एक लंबा रास्ता, आगे जो भी जितना एरिया दिखाई देता है वो रास्ता। आगे वाइट स्टफ मीन्स स्नो। अब हमें दूर तक एक लंबे रास्ते पर सफ़ेद रंग की बर्फ़ की चादर उस ट्रैक पर, उस रास्ते पर बिछी हुई दिखाई दे रही थी। स्ट्रेचिंग फॉर मे बी 15 मीटर्स बिफोर इट पीटर्ड आउट एंड द डर्ट ट्रेल रीअपियर्ड। ऐसा लग रहा था शायद ये बर्फ़ आगे लगभग 15 मीटर की दूरी तक तो ज़रूर होगी और जिसके बाद शायद धूल मिट्टी से भरी सड़क आगे जाकर हमें दोबारा मिल सकती थी, जहाँ पर यह बर्फ़ का रास्ता ख़त्म हो जाता। द स्नो कंटिन्यूड ऑन ईदर साइड ऑफ अस, स्मूथिंग द एब्रप्ट बैंक ऑन द अपस्लोप साइड। अपस्लोप साइड का मतलब होता है जैसे अगर अभी आपने कभी पहाड़ी जगह पर किसी ऐसे हिल स्टेशन पर आपने विज़िट किया है तो एक तरफ जैसे खाई होती है, दूसरी तरफ पहाड़ का एक हिस्सा होता है, तो वो जो पहाड़ी वाला हिस्सा है रास्ते पर उसे अपस्लोप साइड बोलते हैं और जो दूसरा खाई वाला हिस्सा है उससे दूसरे वाला हिस्सा अपस्लोप साइड होता है। तो जो बर्फ़ है वो आगे हमारे रास्ते पर, जिस रास्ते पर हम जा रहे थे पहाड़ की तरफ, जो अपस्लोप साइड थी, अपस्लोप साइड पर वो बर्फ़ आगे हमारे साथ साथ चल रही थी। मतलब जिस भी रास्ते पर वो जा रहे थे उसके एक तरफ उन्हें बर्फ़ पड़ी हुई दिखाई दे रही थी। द बैंक वॉज टू स्टीप फॉर आवर व्हीकल टू स्केल। और इन ये जो मोड़ थे इनके किनारे भी
जिन किनारों पर बर्फ़ थी वो किनारे भी ऐसे थे जिनके ऊपर से हमारे वाहन का चढ़ना संभव नहीं था। सो देयर वॉज नो वे राउंड द स्नो पैच, और इसलिए बर्फ़ के ऊपर से निकलकर जाने का रास्ता नहीं बचा था। आई ज्वाइन डैनियल एज सेटन स्टेप्ड ऑन टू द encrusted snow and begin to slither and slide forward. उसके बाद मैं भी उतरकर डैनियल के पास आ गया, क्योंकि जैसे ही डैनियल पहले सेटन उतरा था, उसके बाद डैनियल उसके बाद उतरा, तो इन दोनों के बाद जो नरेटर है वो भी बाहर आ गया ऑन टू द एनक्रस्टेड स्नो। जो नीचे बर्फ़ पड़ी हुई थी उस पर नरेटर भी उतर गया और वो उस पर फिसलने लगे, आगे बढ़ने लगे। स्टैम्पिंग हिज फुट फ्रॉम टाइम टू टाइम टू असरटेन हाउ स्टर्डी इट वॉज। स्टर्डी मीन्स हार्ड। और बार बार अपने पैरों को तेजी से उस बर्फ़ पर मारकर सेटन ये देखना चाहता था कि ये बर्फ़ कितनी सख्त है। आई लुक्ड एट माई रिस्ट वॉच। मैंने अपनी कलाई पर बंधी हुई घड़ी को देखा। वी वर एट 5210 मीटर्स अबव सी लेवल। हम समुद्री तल से 5210 मीटर की ऊंचाई पर थे। द स्नो डिडंट लुक टू डीप टू मी, बट द डेंजर वॉज नॉट इट्स डेप्थ। बर्फ़ जो है वो मुझे ज़्यादा गहरी नहीं लग रही थी, लेकिन बर्फ़ की जो गहराई थी वो वास्तव में कोई खतरे वाली बात नहीं थी। डैनियल सेड सो मच एज इट्स आइसी टॉप लेयर। जैसा कि डैनियल ने कहा कि इसकी ऊपर की जो बर्फीली सतह है वो ज़्यादा बड़ा खतरा है। इफ़ वी स्लिप ऑफ, यदि हम उस सतह से फिसल गए, द कार कुड टर्न ओवर, तो गाड़ी पलट सकती थी। ही सजेस्टेड एज वी सॉ सेटन ग्रैब हैंडफुल ऑफ डर्ट एंड फ्लिंग देम अक्रॉस द फ्रोजन सरफेस। और डैनियल ने ये सुझाव दिया कि यदि हम फिसल गए तो गाड़ी पलट सकती थी। तो उस समय सेटन क्या कर रहा था, वो मुट्ठी भर भर के डस्ट, जो डर्ट थी, धूल थी, मिट्टी थी, वो उठाकर टायर और बर्फीले सरफेस के बीच में उस मिट्टी को फेंक रहा था, ताकि उनके बीच में फ्रिक्शन प्रोड्यूस हो जाए और स्लिपरी सरफेस जो है उस पर स्लिप होने के चांसेस कम हो जाएं। वी बोथ पिच्ड इन एंड व्हेन द स्नो वाज स्प्रेड विद सॉइल, डैनियल एंड आई स्टेड आउट ऑफ द व्हीकल टू लाइटन सेटन्स लोड। हमने भी उसके साथ मिलकर ऐसा ही किया, और उसके बाद जब मिट्टी जो थी स्नो के साथ, यानी स्नो वाले सरफेस पर जब मिट्टी फैला दी गई थी, तो डैनियल और मैं उस गाड़ी से बाहर ही खड़े रहे ताकि सेटन का जो बोझ है वो कम हो सके। ही बैक्ड अप एंड ड्रोव टुवर्ड्स द डर्टी स्नो। वो वापस चढ़ा और वो उस मिट्टी भरी उस बर्फ़ में फिर से ड्राइव करने लगा। ईज्ड द कार ऑन टू इट्स आइसी सरफेस एंड स्लोली ड्रॉव इट्स लेंथ विदाउट अपेरेंट डिफ़िकल्टी। उसके बाद धीरे धीरे उसने उस बर्फीली सतह पर गाड़ी चलाना शुरू किया, और उसके बाद बिना ज़्यादा कठिनाई के वो उसे आगे चलाता लेकर गया। 10 minutes later we stopped at another blockage. Not good, sir, Seton announced as he jumped out again to survey the scene. 10 मिनट के बाद हम फिर से एक रुकावट पर रुक गए। सेटन ने कहा कि ये अच्छा नहीं है सर, और उसके बाद जैसे वो ये बात कहकर तुरंत ही वो बाहर देखने के लिए अपनी गाड़ी से बाहर कूदकर उतर गया। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई एंड ड्राइव राउंड द स्नो। इस बार उसने फिर से बाहर निकल के उस स्नो के, बर्फ़ के चारों तरफ, बर्फ़ के पास से गाड़ी चलाने का निश्चय किया। द स्लोप वॉज स्टीप एंड स्टर्डेड विद मेजर रॉक्स। जो स्लोप थी फिर से वो एक जो जैसे एक शार्प चढ़ाई होती है, और जिसके आसपास बहुत सारी पहाड़ियाँ थी। एक खड़ी चढ़ाई थी और आगे जो बड़ी बड़ी चट्टानों से भरी हुई थी। बट समहाउ सेटन नेगोशिएटेड दैम। लेकिन फिर भी किसी तरह सेटन ने मैनेज किया, वो अच्छे से चला रहा था गाड़ी। हिज 4 व्हील ड्राइव व्हीकल लर्चिंग फ्रॉम वन ऑब्स्टेकल टू द नेक्स्ट। लर्चिंग मीन्स झूलना, स्वेइंग, इधर से उधर झूलना। किसी तरह सेटन ने संभाल लिया, लेकिन उसकी 4 पहिए वाली जो गाड़ी थी वो बार बार रुकावटों के बीच में इधर उधर झूल रही थी। इन सो डूइंग ही कट ऑफ वन ऑफ द हेयरपिन बैंड्स। ऐसा करने में उसे एक बहुत तीखे मोड़ को भी पार करना पड़ा। हेयरपिन बैंड मीन्स अ शार्प टर्न, एकदम से शार्प हो जाना जिसमें हमें सामने से या दूसरी साइड से आता हुआ व्हीकल नहीं दिखाई देता टर्न करते हुए। Regaining the trail further up where the snow had not drifted.
उसके बाद जब हेयरपिन बैंड उस तीखे मोड़ को उसने पार किया, आगे जाकर उसे वो रास्ता मिल गया जहाँ पर स्नो बहुत कम हो गई थी। आई चेक्ड माई वॉच अगेन एज वी कंटिन्यू टू क्लाइम इन द ब्राइट सनशाइन। जैसे ही आगे जाकर चमकीली सूर्य की रोशनी में हम आगे ऊपर बढ़े, ऊपर की तरफ चढ़े, तो मैंने अपनी घड़ी को फिर से देखा। वी crept past 5,400 meters and my head began to throb horribly. अब हम 5,400 मीटर की ऊंचाई को पार कर चुके थे और अब मेरा सिर बुरी तरह से दुखने लगा था, क्योंकि एटमॉस्फेरिक प्रेशर बहुत कम हो जाने की वजह से कई बार हमें सिर में पेन होता है, वाइब्रेशंस फील होती हैं। I took gulps from my water bottle which is supposed to help a rapid ascent. जब कभी इस तरह हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं तो आपने सुना होगा कि अगर हम बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी पीते रहते हैं तो हमें उस हाइट का जो प्रॉब्लम होती है उस हाइट से वो कम हो जाती है। तो नरेटर क्या करता है, पानी की बोतल निकाल कर बहुत सारा पानी, गल्प का मतलब होता है बहुत सारा तेज़ी से पानी पीना, उसको गटकते हुए, जो कि नरेटर के अकॉर्डिंग भी ऐसी ऊंची एकदम से चढ़ाई पर चढ़ते हुए पीना अच्छा माना जाता है। वी फाइनली रीच द टॉप ऑफ द पास एट 5,515 मीटर्स। उसके बाद वो एक उस पहाड़ी क्षेत्र की जो चोटी थी, जो 5,515 मीटर की ऊंचाई पर थी, वो वहाँ तक पहुँच गए थे, एक माउंटेन के टॉप तक। इट वॉज मार्क्ड बाय अ लार्ज कैन ऑफ रॉक्स festooned with white silk scarves and ragged player flags. अब वहाँ पर इन्होंने क्या देखा, वहाँ पर बड़े बड़े चट्टानों के टुकड़े थे जिन्हें कलर किया गया था। कैन ऑफ रॉक्स का मतलब है पाइल ऑफ स्टोन्स, बड़े बड़े पत्थर, बड़ी बड़ी चट्टानें एक रास्ता दर्शाने के लिए, इंडिकेट करने के लिए वहाँ इस तरह लगाए गए थे कि आने वाले जो टूरिस्ट हैं उन्हें आगे के रास्ते के बारे में पता चले। एंड फेस्टून्ड, फेस्टून्ड का मतलब होता है डेकोरेटेड, उन्हें किससे सजाया गया था उन रॉक्स के टुकड़ों को या पत्थरों को, विद वाइट सिल्क स्कार्फ्स, सफ़ेद रंग के सिल्क के कपड़ों से उन्हें उन पर वो कपड़े बांधे गए थे, और कई जगह प्रार्थना वाले जो ध्वज होते हैं, ध्वजा होती हैं, वो बांधी गई थी। वी ऑल टुक अ टर्न राउंड द कैन इन अ क्लॉकवाइज डायरेक्शन एज इज़ द ट्रेडिशन। तो वहाँ से हमने अपना रास्ता उन पत्थर और जो चट्टानें थी उनके पीछे से हमने गाड़ी घुमाकर घड़ी की सुई की दिशा में अपना वो चक्कर पूरा किया जैसा कि रिवाज था। एंड सेटन चेक द टायर्स ऑन हिज व्हीकल, और उसके बाद सेटन ने अपनी गाड़ी के टायर्स को चेक किया। ही स्टॉप्ड एट द पेट्रोल टैंक एंड पार्शली अनस्क्रूड द टॉप। उसके बाद एक पेट्रोल टैंक के पास उसने गाड़ी रोकी और उस टैंक का जो ढक्कन था, उसने पेट्रोल टैंक जो उसकी गाड़ी का था उसका ढक्कन उसने खोला। विच एमिटेड अ लाउड हिस। लाउड हिस मीन्स एकदम से वो ढक्कन जो है गाड़ी के फ्यूल टैंक का, जैसे ही उसने ढक्कन खोला तो उसमें से एक तेज़ हिस जैसा साउंड प्रोड्यूस हुआ, जैसे तेज़ आवाज़ के साथ कभी कभी कोई जो लेबोरेटरी वगैरह होती हैं उनमें जैसे कोई जो गैस होती है वो रिलीज होती है। द लोअर एटमॉस्फेरिक प्रेशर वॉज अलाउइंग द फ्यूल टू एक्सपैंड। इट साउंडेड डेंजरस टू मी। जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम हो गया था, जिसकी वजह से वो जो फ्यूल था गाड़ी में वो एक्सपैंड हो गया था, ये मुझे थोड़ा खतरनाक लगा। मे बी सर, सेटन लाफ्ड बट नो स्मोकिंग। उसके बाद सेटन हंसा और उसने कहा, शायद सर ऐसा हो सकता है, बट नो स्मोकिंग। मतलब वो कह रहा था हंसकर, मजाक बनाकर, कि ये जो धुआं निकल रहा है और ये आवाज़ है ये स्मोकिंग की वजह से नहीं है, मीन्स गाड़ी स्मोक नहीं कर रही है। Soon cleared as we carried down the other side of the pass. कैरियर डाउन का मतलब होता है जब कभी हम किसी ऊंचाई से नीचे की तरफ बढ़ते हैं, किसी स्लोप से स्लोप डाउन आते हैं, तो कभी कभी जो स्पीड होती है उस पर हमारा ज़्यादा कंट्रोल नहीं होता। एज वी कैन सी, जब कभी ऊंचाई से ढलान से हम नीचे की तरफ आते हैं तो थोड़ा सा हम कंट्रोल लूज़ कर देते हैं। तो यहाँ पर वही सिचुएशन नरेटर की दिखाई गई है कि जब उनकी गाड़ी ऊंचाई से थोड़े स्लोप से डाउनवर्ड आ रही थी, और उस समय नरेटर कहता है कि अब मेरा हेडेक थोड़ा कम हो गया था। इट वॉज 2 o'clock बाय द टाइम वी स्टॉप फॉर अ लंच। और दोपहर के लगभग 2 बज गए थे जब हम लंच के लिए, दोपहर के खाने के लिए रुके। वी एट हॉट नूडल्स इनसाइड अ लॉन्ग कैनवस टेंट। और हमने एक बड़े से कैनवस टेंट के अंदर गरम गरम नूडल्स खाए।
पार्ट ऑफ अ वर्क कैंप इरेक्टेड बिसाइड अ ड्राई सॉल्ट लेक। और वो जो कैनवस टेंट था वो एक सूखी हुई झील के किनारे पर एक वर्क कैंप के रूप में लगा हुआ था। वर्क कैंप होता है जो झील वहाँ सूख गई थी, उस सूखी हुई झील के आसपास जो नमक था, जो साल्ट लेक होती है वहाँ पर, तो जो वो नमक था वो सूख गया था, तो उसको हटाने का वहाँ से काम किया जा रहा था, जिसका कैंप वहाँ लगा था। द प्लेट्यू इज पोक मार्क्ड विद सॉल्ट फ्लैट्स एंड ब्रैकिश लेक्स। ब्रैकिश लेक्स होता है, सॉल्टी जो लेक्स होती हैं, जो लेक्स जिनका वाटर सॉल्टी होता है, नमकीन पानी होता है, उन्हें ब्रैकिश लेक्स कहा गया है। तो जो प्लेट्यू था, पार्ट ऑफ अ माउंटेन, उस पर बहुत से निशान थे, और वो निशान किस चीज़ के थे? उन सॉल्ट की लेक्स के। और कई जगह पर जो लेक सूख गई थी उनमें सॉल्ट के निशान थे, नमक के धब्बे दिखाई देते थे। एंड ब्रैकिश लेक्स और सॉल्टी जो लेक्स थी वो दिखाई देती थी। वेस्टिजेस ऑफ द टेथिस ओशन। वेस्टिजेस होता है किसी चीज़ के जो निशान हैं, जो ये प्रूव करते हैं कि किसी समय पर कोई चीज़ वहाँ पर एग्जिस्ट करती थी, उस समय वो चीज़ वहाँ पर मौजूद होती थी। तो टेथिस ओशन के निशान भी वहाँ पर देखने को मिलते हैं। टेथिस ओशन जो है, थोड़ा सा मैं इसके बारे में बता देती हूँ। काफ़ी साल पहले इसी एरिया में जो टेथिस ओशन है, यहाँ पर पहले जैसे टेक्टोनिक प्लेट्स होती थी, तो अंडर द आउटर सरफेस ऑफ द अर्थ, जिनकी मोमेंट की वजह से अर्थक्वेक प्रोड्यूस होता है, अर्थक्वेक आता है। तो उन टेक्टोनिक प्लेट्स की ज़्यादा मूवमेंट होने की वजह से कुछ प्लेट्स ऐसी थी जो अपवर्ड शिफ्ट हो गई थी, जिसकी वजह से टेथिस ओशन जो है, ये वहाँ पर जो ये टेक्टोनिक प्लेट्स थी, इनकी मूवमेंट की वजह से ये ओशन वहाँ पर माना जाता है कि ये जो ओशन बना था, इसके नीचे जो प्लेट्स थी उनकी वजह से ओशन की लोकेशन में काफ़ी फ़र्क आया था, ये थोड़ा सा अपवर्ड मूव हो गया था। which bordered Tibet from the great continental collision that lifted it skyward। यानी जो तिब्बतन पार्ट है वो इन टेक्टोनिक मोमेंट्स की वजह से जो टेथिस ओशन में चेंज आया, उसकी लोकेशन में थोड़ा सा चेंज आया, और उसकी वजह से जो तिब्बतन पार्ट है वो भी थोड़ा सा अपवर्ड शिफ्ट हो गया था। दिस वन वॉज अ हाइव ऑफ एक्टिविटी। और यहाँ पर भी ये एक बहुत बड़ी घटना देखने को मिलती है, यहाँ भी लोग बहुत सा काम करने आते हैं। Men with pickaxes and shovels trudging back and forth in their long sheepskin coats and salt encrusted boots। यहाँ पर जो लोग ये नमक हटाने के लिए या बर्फ़ हटाने के लिए आते हैं, उनके हाथ में वो उनके औजार पिकैक्सेस होते हैं, इसे हटाने के लिए शॉवल्स होते हैं। शॉवल्स होता है एक मतलब जिसका बड़ा सा हिस्सा होता है पीछे से पकड़ने वाला, लॉन्ग सिलेंड्रिकल पाइप टाइप होता है, उसको पकड़कर ये वहाँ से स्नो या फिर जो भी सॉल्ट के ट्रेसेस हैं उनको हटाने का काम करते हैं। इन्होंने बड़े बड़े शीप स्किन के कोट्स, यानी जो भेड़ होती है उनकी स्किन वाले कोट पहने होते हैं, और इनके जो बूट्स होते हैं वो नमक हटाते हुए कई बार वो सॉल्ट भी इनके बूट्स में चला जाता है, इनके बूट सॉल्ट से भर जाते हैं। ऑल वोर सन ग्लासेस अगेंस्ट द ग्लेयर एज अ स्टेडी स्ट्रीम ऑफ blue trucks emerged from the blindingly white lake laden with piles of salt। ब्लाइंड होता है अंधा, और ब्लाइंडिंगली का मतलब होता है अंधा कर देने वाली। अब सभी लोग वहाँ पर जो ये काम करते हैं वो सन ग्लासेस पहनकर काम करते हैं, और वहाँ पर ब्लू ट्रक्स हैं जो वहाँ से जो ये नमक हटाया जाता है उसको इकट्ठा करके इन ब्लू ट्रक्स में लोड किया जाता है, और फिर ये ब्लू ट्रक्स उस सारे नमक को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने का काम करते हैं। तो उस वजह से एक तो आसपास देखते हैं तो स्नो के माउंटेन्स दिखाई देते हैं, ऊपर से वाइट कलर का ही ये नमक हो जाता है, सॉल्ट हो जाता है। तो ये जो एक्सट्रीम ब्राइट वाइट कलर जो होता है, स्टेडी स्ट्रीम ऑफ ब्लू ट्रक्स, ग्लेयर का मतलब होता है ब्राइट। तो ये जो ब्राइट लाइट है जो रिफ्लेक्ट होती है सनलाइट से, जब वो इस बर्फ़ की सरफेस पर पड़ती है या इस नमक पर पड़ती है, तो ये जो एक्सट्रीम में ब्राइट लाइट है वाइट कलर की, वो एक रिफ्लेक्शन क्रिएट करती है जो आँखों में चुभता है, और जिसकी वजह से आँखों में एक बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस महसूस होती है, जिसे ब्लाइंडिंगली कहा गया है। बाय लेट आफ्टरनून वी हैड रीच द स्मॉल टाउन ऑफ होर। दोपहर बाद तक हम होर नाम के एक छोटे से टाउन में, एक शहर में पहुंच गए थे, कस्बा था वहाँ पर ये। बैक ऑन द मेन ईस्ट वेस्ट हाईवे दैट फॉलोड द ओल्ड ट्रेड रूट फ्रॉम लहासा टू कश्मीर।
और ये कहाँ पर लोकेटेड था? ये मेन जो ईस्ट वेस्ट हाईवे था वहाँ पर, जो कि ओल्ड ट्रेड रूट से जुड़ा हुआ था। ये ट्रेड रूट वही है, सिल्क रोड, जो कि लहासा से कश्मीर जाता था। लहासा इज द कैपिटल ऑफ तिब्बत। डैनियल हु वॉज रिटर्निंग टू लहासा फाउंड अ राइड इन अ ट्रक। डैनियल को एक ट्रक में वापस जाने के लिए, डैनियल को लहासा जाना था तो उसे एक ट्रक में लिफ्ट मिल गई थी। सो सेटन एंड आई बिड हिम फेयरवेल आउटसाइड अ टायर रिपेयर शॉप। इसलिए मैंने और सेटन ने उसे एक टायर ठीक करने वाली दुकान के बाहर उसे अलविदा कहा। We had suffered two punctures in quick succession on the drive down from the Salt Lake, and Satan was eager to have them fixed since they left him with no spares. लेकिन उसके बाद एक के बाद हमें लगातार एक के बाद एक करके 2 पंक्चर हमारी गाड़ी में हो गए थे और सेटन उन्हें ठीक कराने के लिए बेचैन था क्योंकि हमारे पास अब कोई और एक्स्ट्रा टायर नहीं बचा था। Besides, the second tire he'd changed had been replaced by one that was as smooth as my bald head. Bald head होता है someone who is having head without hair, यानी बाल जिसके सिर पर नहीं होते उसे bald head कहा जाता है। तो दूसरी चीज़ ये भी थी कि जो एक सेकंड टायर था उस गाड़ी में जो पंक्चर हो गया था उसे पहले ही बदला जा चुका था और अब वो बिल्कुल स्मूथ और चिकना हो गया था। मतलब उसमें अब फ्रिक्शन क्रिएट करने की कैपेसिटी नहीं रही थी। वो इतना स्मूथ हो गया था जैसा कि नरेटर का सिर था जिस पर बाल नहीं थे। हॉर वॉज अ ग्रिम मिजरेबल प्लेस। हॉर एक बहुत ही गंभीर स्थान था, बहुत ही दयनीय स्थिति वाला स्थान था। देयर वॉज नो वेजिटेशन व्हाटसोएवर, जस्ट डस्ट एंड रॉक। वहाँ पर कोई वनस्पति पेड़ पौधे नहीं थे, केवल धूल मिट्टी और पहाड़ियाँ थी। लिबरली स्कैटर्ड विद ईयर्स ऑफ एक्यूमुलेटेड रिफ्यूज। यदि सच कहूँ तो कई सालों का जमा हुआ कूड़ा कचरा वहाँ पर था। रेफ्यूज मीन्स गार्बेज, which was unfortunate given that the town set on the shore of Lake Mansarovar। और सबसे बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात ये थी कि वो जो टाउन था होर, वो मानसरोवर झील के किनारे पर था। तिब्बत्स मोस्ट वेनरेटेड स्ट्रेच ऑफ वाटर, जो कि तिब्बत की सबसे रिस्पेक्टेड झील मानी जाती है, सबसे सम्मानित झील मानी जाती है, उसके किनारे पर इतनी गंदगी होना। Ancient Hindu and Buddhist cosmology pinpoints Mansarovar as the source of 4 great Indian rivers। अब इसमें कहा गया है कि जो पुराने हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी है, कॉस्मोलॉजी जो होती है दैट इज़ द स्टडी ऑफ ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, की यूनिवर्स की, इस ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई है, कैसे सब कुछ बना है, जो उस बारे में स्टडी के साथ डील करता है। तो एंशियंट हिंदू और बुद्धिस्ट कॉस्मोलॉजी के अनुसार जो मानसरोवर है उसे 4 महान नदियों का स्रोत माना जाता है, सोर्स माना जाता है। और वो 4 नदियाँ कौन सी हैं? द इंडस, द गंजेस, द सतलुज एंड द ब्रह्मपुत्र। इंडस, गंगा, सतलुज और ब्रह्मपुत्र। एक्चुअली ओनली द सतलुज फ्रॉम द लेक। वास्तव में केवल सतलुज नदी है जो इस झील से निकलती है। बट द हेड वाटर्स ऑफ द अदर्स ऑल राइज नियर बाय ऑन द फ्लैंक्स ऑफ माउंट कैलाश। और बाकी की जो नदियां हैं वो कहाँ से निकलती हैं? माउंट कैलाश के एक तरफ से, एक साइड से। वी वर विद इन स्ट्राइकिंग डिस्टेंस ऑफ द ग्रेट माउंटेन। हम इस महान कैलाश पर्वत की काफ़ी नज़दीक पहुंच चुके थे। एंड आई वॉज ईगर टू फॉर्ज अहेड। फॉर्ज मीन्स टू मूव अहेड, आगे जाना। और मैं बहुत बेचैन था आगे बढ़ने के लिए। बट आई हैड टू वेट, पर मुझे इंतज़ार करना पड़ा। सेटन टोल्ड मी टू गो एंड ड्रिंक सम टी इन हॉर्स ओनली कैफे, which like all the other buildings in town was constructed from badly painted concrete and had 3 broken windows। मुझे थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। सेटन ने मुझसे कहा कि वहाँ जो इकलौता कैफ़े था, कॉफ़ी शॉप थी, वहाँ जाकर मैं कुछ चाय पी लूँ। और वो जो इकलौता कैफ़े वहाँ पर था, होर की बाकी इमारतों की तरह वो भी एक बहुत बुरे तरीके से उसकी स्थिति बनी हुई थी, जिस पर बहुत बुरे तरीके से पेंटेड वॉल्स थी, जिसकी 3 खिड़कियाँ टूटी हुई थी। द गुड व्यू ऑफ द लेक थ्रू वन ऑफ देम हेल्प टू कंपनसेट फॉर द ड्रॉट। लेकिन इस बुरी स्थिति में अच्छी बात ये थी कि जो वो खिड़कियाँ टूटी हुई थी, उनमें से मैं खिड़की के पास बैठ गया और टूटी हुई खिड़की के अंदर से मैं बाहर जो झील थी मैं उसका दृश्य देखने लगा, उसका नज़ारा लेने लगा। I was served by a Chinese youth in military uniform who spread the grease round on my table with a filthy rag before bringing me a glass and a thermos of tea।
मुझे जिसने सर्व किया वो एक चाइनीज़ युवा लड़का था जो चीन से था, जिसने मुझे चाय सर्व की, जिसने मिलिट्री कलर की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी और उसने एक बहुत ही फिल्दी रैग मीन्स एक गंदा सा चिकना कपड़ा लेकर मेरा टेबल साफ करने के लिए वो कपड़ा लेकर आया। जब उसने मेरे टेबल पर साफ करने के लिए वो कपड़ा मेरे टेबल पर फेरा तो मेरा टेबल और भी ज़्यादा चिकना हो गया। उसके बाद वो मेरे लिए एक ग्लास और एक चाय का थर्मस लेकर आया। Half an hour later, Satan relieved me from my solitary confinement and we drove past a lot more rocks and rubbish westwards out of town towards Mount Kailash. आधे घंटे के बाद सेटन ने मुझे थोड़ी राहत दी। वो मेरे पास आया। सॉलिटरी मतलब एकांत, द स्टेट ऑफ बीइंग अलोन। मैं एकांत में वहाँ बैठा हुआ था हॉर के कैफ़े में। सेटन मेरे पास आया और उसने मुझसे कहा कि अब गाड़ी ठीक है। उसके बाद हम वहाँ से फिर से गाड़ी में निकल पड़े, अपने पीछे बड़ी बड़ी चट्टानें और ये कूड़ा कचरा पीछे छोड़ते हुए आगे माउंट कैलाश की तरफ। My experience in Hor came as a stark contrast to accounts I'd read of earlier travelers' first encounters with Lake Mansarovar. मेरा जो अनुभव रहा होर में वो बाकी मुझसे पहले जो लेक मानसरोवर की यात्रा करके जा चुके थे जो लोग मुझसे पहले, मेरा अनुभव उनसे बिल्कुल कंट्रास्ट था, मतलब ऑपोजिट था, उनसे अलग था। Ekai Kawaguchi, a Japanese monk who had arrived there in 1900, was so moved by the sanctity of the lake that he burst into tears. एकाई कावागुची नाम के एक जापानीज मॉन्क मीन्स सेंट, एक साधु थे जो जापान से थे, जो यहाँ सन 1900 में आए थे। इस झील की पवित्रता देखकर वो इतने भावुक हो गए थे कि उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। अ कपल ऑफ ईयर्स लेटर्स, 2 वर्ष के बाद, the hallowed waters had a similar effect on Sweyn Hedin, a Swede who was not prone to sentimental outburst. Hallowed means जो ये रिस्पेक्टेड झील है यहाँ की, लेक के बारे में कहा गया है, जो ये जिसे पवित्र माना जाता है। 2 वर्ष के बाद इस पवित्र झील का ऐसा ही प्रभाव स्वेन हैडन नाम के एक स्वीडन के यात्री पर पड़ा था, जो कि जिन्हें ज़्यादा भावुक तो नहीं माना जाता था, वो इतने भावुक नहीं थे, लेकिन फिर भी इस झील की पवित्रता को देखकर वो भी भावुक हो गए थे। It was dark by the time we finally left again, and after 10:30 p.m. we drew up outside a guest house in Darchen for what turned out to be another troubled night. अब अंधेरा हो चुका था। जब हम फाइनली वहाँ से निकले तो अंधेरा हो चुका था। रात के 10:30 बजे वो नरेटर और सेटन डार्चेन के एक अतिथि गृह के बाहर वो जाकर रुके, और डार्चेन की वो रात जो ऑथर ने वहाँ बिताई, नरेटर ने, वो और भी ज़्यादा कठिनाई भरी रात थी। Kicking around in the open air rubbish dump that passed for the town of Hor had set off my cold once more. अब ये होर के इतने गंदे कूड़े कचरे वाले स्थान से आ रहे थे, उस पोल्यूशन की, उस कूड़े कचरे की वजह से ऑथर की जो सिचुएशन थी, उसे जो ठंड लग गई थी, उसके जैसे नॉस्ट्रिल्स बंद हो गए थे, उसकी ये जो सिचुएशन थी वो फिर से पहले जैसी हो गई थी। उसकी जो कोल्ड की प्रॉब्लम थी वो दोबारा शुरू हो गई। Though if truth be told, it had never quite disappeared with my herbal tea. हालांकि सच कहूँ तो मुझे जो ठंड लगी थी वो मेरी हर्बल टी के बाद भी पूरी तरह मेरी वो ठंड ख़त्म नहीं हुई थी। One of my nostrils was blocked again. मेरा एक नॉस्ट्रिल फिर से बंद हो गया था। And as I lay down to sleep, I was not convinced that the other hole would provide me with sufficient oxygen. मेरे दोनों नोस्ट्रिल्स में से एक बंद हो गया था सर्दी की वजह से, और जैसे ही मैं सोने के लिए लेटा तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा था कि अपने दूसरे नोस्ट्रिल से मैं पर्याप्त ऑक्सीजन ले पाऊंगा। My watch told me I was at 4,760 meters. It was not much higher than Ravu. मेरी घड़ी में मैंने देखा कि मैं 4,760 मीटर की ऊंचाई पर था, जो कि रावू से अधिक नहीं थी। And there I'd been gasping for oxygen several times every night. और यहाँ पर मुझे ऑक्सीजन के लिए बार बार प्रयास करना पड़ रहा था, संघर्ष करना पड़ रहा था हर रात। I've grown accustomed to these nocturnal disturbances by now, but they still scared me. हालांकि अब तक मैं रात को होने वाली इन समस्याओं का आदी तो हो चुका था, पर अब भी मुझे इनसे डर लगता था। नॉक्टर्नल का मतलब होता है जो रात में होती हैं। हालांकि ये अनुभव उसको काफ़ी समय से था, लेकिन फिर भी वो इससे अब भी डरता था कि रात को यदि उसे सांस नहीं आएगा तो वो क्या करेगा। Tired and hungry, I started breathing through my mouth.
थका हुआ और मैं भूखा था। मैंने अपने मुंह से सांस लेना शुरू किया। आफ्टर अ वाइल आई स्विच टू सिंगल नॉस्ट्रिल पावर विच seemed to be admitting enough oxygen, but just as I was drifting off I woke up abruptly. थोड़ी देर के बाद मैंने अपने एक ही नॉस्ट्रिल से सांस लेने का फैसला किया जिससे मुझे पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही थी, लेकिन जैसे ही मुझे नींद आने वाली थी, ड्रिफ्टिंग ऑफ मीन्स गोइंग टू स्लीप, जैसे ही मैं सोने वाला था मैं अचानक से हड़बड़ाकर उठकर बैठ गया। समथिंग वॉज रॉन्ग, कुछ तो गड़बड़ थी। माई चेस्ट फेल्ट स्ट्रेंजली हैवी एंड आई सेट अप। मेरी छाती अचानक से मुझे भारी महसूस हो रही थी। मैं बैठ गया। अ मूवमेंट दैट क्लियर्ड माई नेसल पैसेज ऑलमोस्ट इंस्टेंटली एंड रिलीव द फीलिंग इन माई चेस्ट। क्यूरियस आई थॉट। और जैसे ही मैं बैठा, मेरे बैठते ही मेरे दोनों नोस्ट्रिल्स जो थे, जो एक ब्लॉक हो गया था, वो भी खुल गया। मैं सांस ले पा रहा था और मुझे मेरी छाती में भी हल्कापन महसूस हुआ। मुझे काफ़ी राहत मिली। मैं थोड़ा ये सब देखकर हैरान हो गया। मुझे लगा कि ये सब अजीब है। आई ले बैक डाउन एंड ट्राइड अगेन। मैं फिर से लेट गया और फिर से सोने का प्रयास किया। सेम रिजल्ट। आई वॉज ऑन द पॉइंट ऑफ disappearing into the land of Nod when something told me not to. लैंड ऑफ नॉड मीन्स सोने की कंडीशन में आ जाना। फिर से लेकिन मेरे लेटने के बाद मुझे वैसा ही फिर से महसूस हुआ। जैसे ही मैं लेटा और मैं जैसे ही नींद की गोद में जाने वाला था, यानी सोने वाला था, अचानक से मेरे दिमाग ने मुझसे सोने के लिए मना किया। यानी उसे नींद तो आ रही थी, लेकिन फिर भी उसका दिमाग, उसका माइंड उसे कह रहा था कि उसे सोना नहीं चाहिए। इट मस्ट हैव बीन दोज एमरजेंसी इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस अगेन। फिर से नरेटर को ये महसूस हुआ कि शायद उसका ब्रेन उसे ये सिग्नल भेज रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि उसे नहीं सोना चाहिए। बट दिस वॉज नॉट द सेम एज ऑन प्रीवियस ओकेजन्स। लेकिन ऐसा पहले किसी मौके पर नहीं हुआ था। दिस टाइम आई वॉज नॉट गैस्पिंग फॉर ब्रीथ, आई वॉज सिंपली नॉट अलाउड टू गो टू स्लीप। अब मैं सांस लेने के लिए संघर्ष नहीं कर रहा था, बस अब मुझे सोना नहीं था। Sitting up once more immediately made me feel better. अचानक से मैं तुरंत बैठ जाता था, जिससे मुझे राहत मिलती थी। आई कुड ब्रीथ फ्रीली एंड माई चेस्ट फेल्ट फाइन। मैं आसानी से सांस ले पाता था और मेरी छाती में भी राहत महसूस होती थी। बट एज सुन एज आई ली डाउन माई साइनस फिल्ड एंड माई चेस्ट वॉज ऑड। लेकिन जैसे ही मैं सोने के लिए लेटता, फिर से मेरी छाती भर जाती थी और फिर से मतलब इसे वही फीलिंग होती थी। आई ट्राइड प्रॉपिंग माई सेल्फ अपराइट अगेंस्ट द वॉल। मैंने दीवार के साथ अपनी पीठ लगाकर बैठे रहने का भी फैसला किया। बट नाउ आई कुडंट मैनेज टू रिलैक्स इनफ टू ड्रॉप ऑफ। लेकिन अब मैं इस तरह बैठकर मुझे इतनी राहत नहीं मिल रही थी, मुझे अच्छा महसूस नहीं हो रहा था सोने के लिए। आई कुडंट पुट माई फिंगर ऑन द रीज़न। मैं इसका कारण तो नहीं बता सकता, बट आई वॉज एफ्रेड टू गो टू स्लीप। लेकिन मुझे सोते हुए डर लग रहा था। A little voice inside me was saying that if I did, I might never wake up again. कहीं ना कहीं मेरे अंदर कोई आवाज़ मुझे कह रही थी कि यदि मैं सो गया तो शायद मैं दोबारा उठूंगा ही नहीं। सो आई स्टेड अवेक ऑल नाइट। इसलिए मैं पूरी रात जागता रहा। सेटन टुक मी टू द डार्चिन मेडिकल कॉलेज द फॉलोइंग मॉर्निंग। अगली सुबह सेटन मुझे डार्चिन के मेडिकल कॉलेज में लेकर गया। द मेडिकल कॉलेज एट डार्चिन वॉज न्यू एंड लुक लाइक अ monastery from the outside with a very solid door that led into a large courtyard. Large courtyard means a large veranda, एक बड़ा सा आंगन जिसे बोल देते हैं। सेटन अब नरेटर को अगली सुबह, जब नरेटर की रात को तबीयत खराब हुई, तो अगली सुबह सेटन नरेटर को डार्चिन के मेडिकल कॉलेज लेकर जाता है। और वो एक नई बिल्डिंग थी, लुक लाइक अ मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री होता है एक ऐसी जगह जहाँ पर जो बुद्धिस्ट पीपल हैं वो पूजा करते हैं। उनके लिए टेम्पल जो होता है बुद्धिस्ट पीपल के लिए, जहाँ वो पूजा करते हैं। और जो बाहर से देखने में जिसका दरवाज़ा बहुत बड़ा और भारी लग रहा था, और वो दरवाज़ा खोलकर आगे जाकर एक बड़ा सा बरामदा था। वी फाउंड द कंसल्टिंग रूम विच वॉज डार्क एंड कोल्ड। आगे जहाँ डॉक्टर के साथ कंसल्ट करने के लिए डॉक्टर जहाँ पेशेंट से मिलते हैं, वो एक डार्क और कोल्ड रूम था, यानी वहाँ थोड़ा अंधेरा था और सर्दी ज़्यादा थी। एंड ऑक्यूपाइड बाय अ तिब्बतन डॉक्टर। वहाँ पर एक तिब्बतन डॉक्टर बैठे थे, हु वोर नन ऑफ द पैराफर्नेलिया दैट आई वुड बीन एक्सपेक्टिंग। और जैसा कि नरेटर ने उम्मीद की थी कि डॉक्टर जो है वो अपने पैराफर्नेलिया होता है डॉक्टर जो वाइट कोट, स्टेथोस्कोप
और जो भी इंस्ट्रूमेंट्स डॉक्टर ऑलमोस्ट हर टाइम जब वो किसी पेशेंट को अटेंड करते हैं तो जो इंस्ट्रूमेंट या जो भी ड्रेसिंग सेंस उनकी रहती है वो चीज़ें यहाँ नरेटर ने एक्सपेक्ट की थी कि डॉक्टर ऐसे वाइट कोट पहनकर बैठा होगा और डॉक्टर के पास उसके गले में स्टेथोस्कोप होगा। जो भी चीज़ें उसने सोची थी तो उसको ऐसा कुछ भी नहीं मिला। नो वाइट कोट, डॉक्टर ने कोई सफ़ेद कोट नहीं पहना था। ही लुक लाइक एनी अदर तिब्बतन विद अ थिक पुलोवर, वो किसी दूसरे तिब्बतन नागरिक की तरह लग रहा था जिसने एक बड़ा सा लंबा कोट पहना था एंड अ वूली हैट, और ऊन से बनी हुई एक टोपी पहनी थी। व्हेन आई एक्सप्लेन माई स्लीपलेस सिम्टम्स एंड माई सडन अवर्जन टू लेइंग डाउन, ही शॉट मी अ फ्यू क्वेश्चंस व्हाइल फीलिंग द वेन्स इन माई रिस्ट। जब मैंने अपने रात को नींद ना आने के लक्षण उसे बताए और किस तरह से लेटने के बाद अचानक मुझ पर जो असर होता था, मुझे सांस नहीं आता था, जब मैंने उसे वो बताया तो उसने मुझसे केवल कुछ प्रश्न पूछे और इसके साथ ही वो मेरी कलाई पर जो मेरी नसें थी, मेरी वेन्स, वो उनको फील कर रहा था। It's a cold, he said finally through Satan, a cold and the effect of altitude. I will give you something for it. सेटन के माध्यम से उसने मुझसे कहा कि ये केवल सर्दी है और थोड़ा सा ऊंचाई का प्रभाव है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर आ गए हैं, इसके लिए मैं आपको कुछ दवाई दूंगा। I asked him if he thought I would recover enough to be able to do the chorus. Yes, he said you will be fine. फिर मैंने उससे पूछा कि क्या उसे लगता है कि मैं इतना ठीक हो जाऊंगा कि कोरा यानी परिक्रमा कर पाऊँ, तो उसने कहा कि हाँ, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। I walked out of the medical college clutching a brown envelope stuffed with 15 screws of paper. Screws of paper means कागज़ की पुड़िया। कई बार होता है ना, डॉक्टर्स होते हैं कुछ तो कागज़ से बने हुए छोटे छोटे एनवेलप या पुड़िया बनाकर दे देते हैं, दैट इज़ द स्क्रू ऑफ पेपर। तो जब मेडिकल कॉलेज से नरेटर बाहर निकला तो उसके हाथ में एक ब्राउन कलर का एनवेलप था, एक लिफाफा था जिसमें 15 कागज़ की पुड़िया थी जिनके अंदर दवाइयाँ थी। आई हैड अ 5 day कोर्स ऑफ तिब्बतन मेडिसन विच आई स्टार्टेड राइट अवे। मेरे पास तिब्बतन दवाइयों का 5 दिन का मुझे कोर्स करना था, यानी वो दवाइयाँ 5 दिन के लिए खानी थी, जो इसने अभी से शुरू कर दी थी। आई ओपन इन आफ्टर ब्रेकफास्ट पैकेज एंड फाउंड इट कंटेन्ड अ ब्राउन पाउडर दैट आई हैड टू टेक विद हॉट वाटर। जब नाश्ते के बाद लेने वाली जो दवाई थी, जब इसने उस पैकेट को, उस पुड़िया को खोला तो उसके अंदर ब्राउन कलर का एक पाउडर था जो कि नरेटर को गर्म पानी के साथ लेना था। इट टेस्टेड जस्ट लाइक सिनेमन। सिनेमन होता है दालचीनी, इसका दालचीनी जैसा स्वाद था। द कंटेंट्स ऑफ द लंच टाइम एंड बेड टाइम पैकेज वर लेस ऑब्वियसली आइडेंटिफाइबल। और जो दोपहर के खाने के बाद और रात को डिनर के बाद लेने वाली जो दवाई की पुड़िया थी, उनको पहचानना थोड़ा मुश्किल था। बोथ कंटेंट स्मॉल स्फेरिकल ब्राउन पैलेट्स, क्योंकि दोनों के अंदर छोटी छोटी गोल आकार की ब्राउन रंग की, भूरे रंग की गोलियां थी। दे लुक सस्पिशियसली लाइक शीप डंग, जो हालांकि देखने में शीप के वेस्ट जैसी लग रही थी। बट ऑफ कोर्स आई टुक दैम, लेकिन निसंदेह मुझे वो लेनी पड़ी। दैट नाइट आफ्टर माई फर्स्ट फुल डेज कोर्स, उस रात मेरे एक दिन के पूरे कोर्स यानी एक दिन में तीनों टाइम की दवाई लेने के बाद, आई स्लेप्ट वेरी साउंडली, मैं बड़े आराम से सोया। लाइक अ लॉग नॉट अ डेड मैन। लाइक अ लॉग, वैसे लॉग होता है एक बड़ा सा सिलेंड्रिकल शेप में, जो एक लकड़ी का बड़ा सा टुकड़ा होता है इन सिलेंड्रिकल शेप, दैट इज लॉग। मतलब ये कह रहा है कि मैं बड़े आराम से राहत से सोया, मैं किसी मृत व्यक्ति की तरह नहीं पड़ा था। Once he saw that I was going to live, Satan left me to return to Lhasa. जब सेटन को विश्वास हो गया कि अब मैं ठीक हूँ, मैं बच जाऊंगा, तो सेटन जो है लहासा वापस चला गया। As a Buddhist, he told me he knew that it didn't really matter if I passed away, but he thought it would be bad for business. एक बुद्धिस्ट होने के नाते उसने मुझे बताया कि वो जानता था कि यदि मैं मर भी गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मेरा मर जाना उसके बिजनेस के लिए शायद थोड़ा बुरा असर डाल सकता था। डार्चिन डिडंट लुक सो हॉरिबल आफ्टर अ गुड नाइट स्लीप। डार्चिन, एक रात को जब मैंने अच्छी नींद ले ली थी उसके बाद अब मुझे डार्चिन इतना भयानक नहीं लग रहा था। It was still dusty, partially derelict and punctuated by heaps of rubble and refuse. वैसे हालांकि डार्चिन अब भी बहुत डस्टी था और यहाँ पर काफ़ी कूड़ा कचरा जो है उनके ढेर दिखाई दे रहे थे। But the sun shone brilliantly in a clear blue sky and the outlook across the plain to the south gave me a vision of Himalayas. लेकिन जो सूर्य था वो बड़ी तेज़ी से चमक रहा था साफ नीले आकाश में,
और वहाँ से जब मैं चारों तरफ दक्षिण दिशा की तरफ देख रहा था तो मुझे हिमालय की एक झलक दिखाई दी, कमांडेड बाय अ ह्यूज स्नो कैप्ड माउंटेन गुरला मंदाता विद जस्ट अ विस्प ऑफ क्लाउड सस्पेंडेड ओवर इट्स समिट। और इस हिमालय के साथ जिस और पहाड़ की झलक नरेटर को दिखाई दी, एक बड़ा सा बर्फ से ढका हुआ पहाड़ था जिसका नाम था गुरला मंदाता, जिसके ऊपर इधर उधर फैले हुए, इस पहाड़ की चोटी पर इधर उधर फैले हुए बादल भी दिखाई दे रहे थे। द टाउन हैड अ कपल ऑफ rudimentary जनरल स्टोर्स सेलिंग चाइनीज cigarettes, soap एंड अदर बेसिक प्रोविजंस। और इस टाउन में, शहर में, अ कपल ऑफ मतलब टू, टू इन नंबर, जनरल स्टोर्स थे, दो दुकानें भी थी जिनमें चाइनीज सिगरेट, सॉप और बाकी ज़रूरत का सामान मिलता था, एज वेल एज द यूजुअल स्ट्रिंग्स ऑफ प्रेयर फ्लैग्स। और इसके अलावा वहाँ पर जो प्रार्थना वाले झंडे जिन्हें ध्वजा कहा जाता है वो भी वहाँ पर मिलती थी।